Good morning, students. Today we are here with another topic of political science, chapter first, part 1 बुक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम जो कोल्ड वॉर एरा है यानी जो शीत युद्ध का दौर है वो हम स्टडी कर रहे हैं। शीत युद्ध मैंने आपको बताया था कि 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद जो वर्ल्ड है वो 2 ब्लॉक्स में यानी 2 जो गुट होते हैं उनमें बट गया था। एक तरफ हमारा जो यूएसएसआर था यानी कि संयुक्त जो सोवियत संघ है वो, जो आज प्रेजेंट में रूस है, और दूसरा हमारा था यूएसए यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। ये यानी ये 2 ब्लॉक जो है ये वर्ल्ड में अराइज हो गए थे और इनके बीच में एक टकराव की कंडीशन जो है वो बनी रही थी, जिसको कोल्ड वार एरा कहा जाता है। वो हम टॉपिक स्टडी करें, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक जो है वो क्लियर कर लिए थे, जिसमें हमने किस तरीके से जो 2 ब्लॉक हैं वर्ल्ड में वो अराइज हुए और कैसे इन्होंने अपनी अपनी पावर को एक्सपेंड किया, अपनी अपनी पावर को बढ़ाया और अपने अपने जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, मिलिट्री अलायंस है एक तरह से वो तैयार किए, जिसमें हमने नाटो पढ़ा। नाटो जो है यूएसए की तरफ से रेडी हुआ, जिसमें कि वो सारे देश शामिल थे जो यूएसए को प्रमोट करते थे, एक तरह से यूएसए के खेमे में जो आते थे। और दूसरा हमने वार्सा पैक्ट देखा था। वार्सा पैक्ट जो यूएसएसआर की तरफ से एक मिलिट्री अलायंस ग्रुप था, जिसमें कि वो सारे देश शामिल थे जो इनकी पॉलिसी को यानी कि सोवियत संघ की पॉलिसी को प्रमोट करते थे। और वो भी मैंने आपको बता दिया था कि जो शीत युद्ध था वो लड़ाई केवल ऐसी नहीं थी कि एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ही हो रही हो, बल्कि जो आइडियोलॉजीज़ थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी किसी भी पर्पस से लगाकर, जैसे कि कैपिटलिज्म थी आइडियोलॉजी यूएसए की और जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है यूएसएसआर की, वो उन दोनों आइडियोलॉजीज़ को भी प्रमोट कर रहे थे। और वो देश जो सोशलिज्म के साथ थे यानी समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे, वो सारे जो यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हो रहे थे, और एक वो देश जो कैपिटलिज्म को फेवर कर रहे थे, वो सारे देश यूएसए के साथ जुड़ रहे थे। तो इस तरीके से ये सिचुएशन जो है कंटिन्यू होती रही। जो हमने पढ़ा, इसी बीच में हमने बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन बने, सीटो पढ़ा, उसमें सेंटो पढ़ा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि एरिया ऑफ द कोल्ड वार। एरिया ऑफ द कोल्ड वार का मतलब क्या है कि जो कोल्ड वार है वो कहाँ तक सीमित रहा, उसके दायरे क्या थे, यानी हम कहाँ तक कह सकते हैं कि शीत युद्ध जो है अपनी शीत युद्ध ने जो अपनी एक इम्पोर्टेंस है वो रखी, या अपने कुछ उसके दायरे थे, कुछ उसके क्षेत्र थे, वो कहाँ तक सीमित रहा। तो हम उसको स्टडी करते हैं आज। देखो, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, हमने स्टार्टिंग में इसमें क्यूबा मिसाइल संकट स्टडी किया था। दैट वी जब हमने इस चैप्टर को शुरुआत किया था कि ये क्राइसिस आ गया था क्यूबा में, और जिसमें कि ये दोनों पावर जो थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई थी। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्राइसिस ऐसे हुए हैं कोल्ड वार के दौरान, यानी कि शीत युद्ध के दौरान और भी बहुत सारे संकट हुए हैं। द कोल्ड वार ऑल्सो लेड सेवरल शूटिंग वॉर्स, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे युद्ध हुए हैं। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दीज क्राइसिस एंड वॉर्स डिड नॉट लेड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। लेकिन देखो, छोटे छोटे क्राइसिस जरूर हुए हैं, छोटे छोटे शूटिंग वॉर्स हुए हैं, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई कि वर्ल्ड में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वैसी सिचुएशन हो गई हो। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। द 2 सुपर पावर्स वर पोइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया, मतलब दोनों ही जो पावर थी, दोनों ही शक्तियां थी, जो वो कई बार एक दूसरे के आमने सामने आई। कई बार ऐसी सिचुएशन हुई कि दोनों टकराव की स्थिति में आई, जैसे कि कोरिया का संकट था 1950 में, बर्लिन में था जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी 1958 में, ये डेट आपने ज़रूर याद रखनी है। और इसी तरह से जो कॉन्गो का संकट था, तो ये इन तीनों सिचुएशन में ये देश एक दूसरे के आमने सामने आए। बहुत सारी जगहों पर ये एक दूसरे के टकराव की स्थिति रही। क्राइसिस डिपेंड ऑन नीदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड वाज विलिंग टू बैक डाउन, मतलब क्राइसिस ऐसे होते थे कि कोई भी जो पार्टी होती थी वो पीछे हटने को तैयार नहीं होती थी, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते थे। When we talk about area of the Cold War, we refer therefore to area where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but did not cross certain limits। देखो स्टूडेंट, अगर हम एरिया की बात करते हैं ना कि जो कोल्ड वॉर का एरिया कहाँ तक था, तो देखो ये जो पावर थी ये कई जगह पर इकट्ठी हुई, कई जगह पर ऐसी सिचुएशन हुई, ऐसे क्राइसिस हुए कि मतलब एक टकराव की स्थिति हुई बहुत ज़्यादा
मतलब एक संकट आया, ऐसा युद्ध हुए या उसके होने की संभावना बनी रही, लेकिन बातें मतलब एक ऐसी रही कि इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, मतलब कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हो ऐसा सिस्टम मतलब कभी नहीं बना। मतलब उन्होंने कि अपनी जो लिमिट्स थी वो कभी क्रॉस नहीं की कि भाई बहुत सब बड़ा युद्ध हो गया हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अ ग्रेट मैनी लीव्स वर लॉस्ट इन सम ऑफ दीज एरिया, लाइक मतलब बहुत सारी हानियाँ भी हुई, बहुत सारा जो एक तरह से कह सकते हैं कि जान मान की हानि हुई, जैसे कि कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान का अगर हम टॉपिक देखते हैं कि इनमें जब युद्ध हुए, दोनों पावर अगेंस्ट हुई, तो बहुत सारा नुकसान भी हुआ। बट द वर्ल्ड वॉज स्प्रेड अ न्यूक्लियर वॉर, लेकिन जो पूरा वर्ल्ड है वो एक न्यूक्लियर वॉर से हमेशा बचा रहा, एंड ग्लोबल हॉस्टिलिटीज़, और एक जो दुश्मनी थी, जो विश्वव्यापी दुश्मनी होती है, वो मतलब ऐसा नहीं हुआ। इन सम केसेस huge military buildups were reported. In many cases diplomatic communication between the superpowers could not be sustained and contributed to the misunderstanding. स्टूडेंट देखो बहुत सारी चीज़ें हुई, कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि दोनों शक्तियों के बीच जो कम्युनिकेशन था, यानी कि जो एक तरह से डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन मतलब होता है जो राजनीतिक संवाद होता है, वो बंद हो गया, मतलब गलतफहमियाँ बहुत बढ़ गई। इससे क्या हुआ, जैसे कि जब एक दूसरे के बीच कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है तो क्या होता है कि गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद भी जो वर्ल्ड है वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लियर जो युद्ध होता है, न्यूक्लियर वॉर जो होता है, उससे बचा रहा। नेक्स्ट देखो, समटाइम कंट्रीज आउटसाइड टू ब्लॉक्स, फॉर एग्जांपल द नॉन अलाइंड कंट्रीज़, कई बार ऐसा हुआ कि मतलब जो दोनों ही गुट थे उनसे कई बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा पार्ट भी रहा वर्ल्ड में जो उनसे दूर हुआ। जैसे कि एग्जांपल कौन होता है इसमें, जो NAM जो होता है, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो गुटनिरपेक्ष देश थे इसमें, वो मतलब इससे कहीं ना कहीं दूर हुए। उन्होंने भी जो कोल्ड वॉर से जो अराइज होने वाले कन्फ्लिक्ट थे, कहीं ना कहीं उनको रिड्यूस किया, क्योंकि उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था। और इसमें मतलब जो मेन रोल किसने प्ले किया था वो आप सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू, वन ऑफ द की, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक मेन इम्पोर्टेंट जो पर्सन माने जाते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, वो हमने स्टडी किया है। स्टूडेंट उसके बाद थोड़े से कुछ पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं यहाँ पर आपकी बुक में, ब्रीफ में आप इसको देख लेंगे कि कुछ एक टाइमलाइन दिया हुआ है, यानी जो कोल्ड वार की जो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो सिचुएशन हुई हैं वो ईयर के साथ यहाँ पे मेंशन हुई हैं। जैसे कि 1947 में क्या हुआ, जो ट्रूमैन थ्योरी थी, डॉक्ट्रिन थी, एक जो ट्रूमैन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कैसे जो कम्युनिज़्म था, यानी जो साम्यवाद था, उसको रोकने के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी वर्ल्ड को। उसके बाद मार्शल प्लान है, इसमें मतलब छोटे छोटे ये टॉपिक हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनकी एक बार रीडिंग ज़रूर कर लोगे कि किस तरीके से जो दोनों ही पावर है उनमें कन्फ्रंट्रेशन जो है बढ़ता गया, और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन जो है टाइम टू टाइम होती गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा आता है, जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले किया। उसके बाद जो कोरिया का जो संकट आया था उसमें उन्होंने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद जो कोंगो क्राइसिस हुए थे, कोंगो की जो संकट आया था, उसमें जो UN सेक्रेटरी थे उन्होंने काफ़ी मतलब मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, मतलब उन्होंने बीच बचाव किया था इस चीज़ में, एक मीडिएटरी का रोल प्ले किया था। उसके बाद बाय एंड लार्ज इट वाज द रियलाइजेशन ऑन अ सुपर पावर्स पार्ट दैट वॉर बाय ऑल मीन्स शुड बी अवॉइडेड, दैट मेड दैम एक्सरसाइज रेस्ट्रेन एंड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली इन इंटरनेशनल अफेयर्स। स्टूडेंट देखो, जो ये सारी चीज़ें होती रही जिससे कि जो वर्ल्ड वॉर है वो बचा रहा। इससे क्या एक बात मतलब हमारे सामने आती है कि दोनों ही जो पावर है उन्होंने कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर लिया था कि मतलब हमने कभी मतलब युद्ध नहीं होने देना है। ये उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी समझ ली थी कि चाहे टकराव की स्थिति है, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं युद्ध से बचना है। एक तरह से उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था। और जो शीत युद्ध का क्षेत्र था वो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ मतलब आगे बढ़ता गया। एक तरह से इसमें जो जैसे एक देश इसमें इन्वॉल्व हुआ तो दूसरा देश इसमें इन्वॉल्व हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो लास्ट में जो हम कह सकते हैं पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबने निभाई। मतलब एक रिस्ट्रेन होते दिखे, एक संयम जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखाई दिया इंटरनेशनल अफेयर्स में। किसी भी मामले में मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कोई भी देश जो है वो युद्ध नहीं चाहता, टकराव बेशक बना रहता था लेकिन युद्ध नहीं था। तो ये एक दायरा है, ये कोल्ड वॉर का एक दायरा है कि इसके टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। उसके बाद देखो आगे है
However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicious led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. स्टूडेंट देखो, सिचुएशन ऐसी बनी रही कि युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों ही जो ये ब्लॉक्स थे या दोनों ही जो पावर थी, उनके बीच में जो राइवलरी थी यानी कि जो एक दुश्मनी थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। मतलब दोनों ही एक दूसरे को सस्पिशियस होता है, जैसे किसी को शंका की दृष्टि से देखते थे। जैसे कि एक व्यक्ति अपने एक देश अपने को स्ट्रॉन्ग बनाता, हथियार बनाता, तो दूसरा वैसे ही करता था। इसी वजह से क्या हुआ कि दोनों के पास ह्यूज स्टॉक्स ऑफ आर्म्स यानी कि हथियारों का जो एक बड़ा जखीरा होता है वो दोनों के पास ही बनता चला गया। यानी कि कह सकते हैं कि उन्होंने हथियार डिपॉजिट करने शुरू कर दिए। जैसे कि एक ने एक न्यूक्लियर कोई भी पावर बनाई तो दूसरे ने भी सेम उसी चीज़ को फॉलो किया। तो इससे युद्ध से बेशक बचे रहे, लेकिन वर्ल्ड में जो आर्म्स होते हैं, हथियार होते हैं, वो उनका स्टॉक जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके बाद देखो, द टू साइड्स अंडरस्टूड दैट वॉर माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेन। अब दोनों ही जो पार्ट थे उनको लगने लगा था कि हम संयम के बाद भी, मतलब हम युद्ध जो है वो रुक सकता है। संयम के बावजूद मतलब युद्ध हो नहीं, उनको ये लगता था कि अगर हम बेशक संयम रखें लेकिन इसके बाद भी युद्ध हो सकता है, क्योंकि अगर बाय चांस किसी भी एरिया को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से युद्ध हो सकता है। तो एक ऐसी सिचुएशन जो है बनी हुई थी। इधर साइड माइट मिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन द पोजेशन ऑफ द अदर साइड। वही मैंने आपको अभी बताया कि दोनों पक्षों में से ये लगता था कि कोई भी, जैसे किसी की पास, उसको लगता था कि उसके पास हथियार ज़्यादा है तो दूसरा सेम वैसी चीज़ें बना रहा था। तो एक गलत जो अनुमान होता है वो भी लगा रहा था। अब इससे क्या हो रहा था कि इससे कोई भी ऐसा जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है वो हो सकता था, और दूसरा क्या कर सकता था कि इसको कोई मिस्टेक कह सकता था कि ये बाय मिस्टेक हो गया, ऐसा हो गया, या मिसबिहेव मतलब ऐसा हो गया कि हथियार चल गया उनसे, कि जैसे किसी मिसबिहेवली शॉर्ट ऑफ ए वेपन्स की किसी जो सिपाही है उसने गलत तरीके से शरारत की वजह से हथियार चला दिया तो उसको सिर्फ एक एक्सीडेंट ही बना दिया। तो मतलब ऐसी सिचुएशन जो है हो सकती थी। कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही पावर्स को ये लगता था कि चाहे हम मतलब एक संयम रख रहे हैं, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं हो सकता। कोई भी मिसबिहेव कर सकता है, या कोई भी गलती से किसी वेपन को चला दे। सपोज करो कोई किसी का सैनिक कोई गलती से हथियार को चला दे और बाद में ये कह दे कि नहीं गलती से ऐसा हो गया, लेकिन एक जो डिस्ट्रक्शन है वो तो हो ही गया होगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो सबके माइंड में आ रही थी। और मतलब ये भी एक क्षेत्र आता है कि कोल्ड वॉर का ये भी एक क्षेत्र था। व्हाट इफ़ एन एक्सीडेंट अकर्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स, क्या होगा अगर कोई मतलब ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा किसी न्यूक्लियर वेपन से, कुछ ऐसा हो जाएगा। हाउ वुड द लीडर ऑफ द कंट्री नाउ इट वॉज एन एक्सीडेंट एंड नॉट एन एक्ट ऑफ sabotage by the enemy, or that a missile had not landed from the other side। मतलब अगर परमाणु हथियार के कारण सपोज करो कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी जो जिस देश के ऊपर ये चीज़ हुई है तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या ये एक स्पॉडेक है, मतलब एक षड्यंत्र है, या कोई मतलब जानबूझ के ऐसा किया गया है। दूसरे देश के जो नेता हैं उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है, या कोई जैसे कोई मिसाइल दाग दी है, या एक दुर्घटना है। तो मतलब उनको पता नहीं चलेगा कि ये एक षड्यंत्र है या वैसे एक दुर्घटना हो गई है। तो ये सिचुएशन जो है बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इस दायरे में आ रही थी। दोनों ही जो पावर थी उनको पता लग रहा था इसके बारे में। उसके बाद स्टूडेंट, मैंने आपको जो NAM इसका एक अलग से टॉपिक आएगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो दोनों ही नेता हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ही नेता माने जाते हैं, जिसमें जोसेफ ब्रॉज टीटो हैं। ये बहुत जो इम्पोर्टेंट यूगोस्लाविया के नेता रहे हैं, और इन्होंने भी मतलब काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हैं, ये भी आप इनको भी एक बार थोड़ा सा स्टडी करेंगे अपनी बुक में जो लिखा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट ये टॉपिक आपका अलग से है। उसके बाद देखो, in time therefore the US and USSR decide to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons। अब क्या हुआ, अब US और USSR जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो सकता था, मतलब उनको ये समझ आ गया था कि कोई एक्सीडेंटली भी कुछ हो सकता है और जानबूझ के भी कोई कुछ करा सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि दोनों ही जो देशों ने ये डिसाइड किया कि वो क्यों ना जो पावर्स, जो न्यूक्लियर पावर्स है जो इतनी बढ़ाई जा रही है, उसको मतलब लिमिटेड किया जाए, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं उसको रोका जाए या उसको एलिमिनेट किया जाए।
कहने का मतलब क्या है कि हथियारों की जो दौड़ चल रही है, एक दूसरे को पावरफुल दिखाने का जो दौर चल रहा है, उसको थोड़ा सा बैलेंस में लाया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ, अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स दे डिसाइड कुड मेंटेन थ्रू आर्म्स कंट्रोल, उसको कहा जाता है अस्त्र नियंत्रण या शस्त्र नियंत्रण, जो भी कि मतलब हथियार बनाने के ऊपर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। ये होड़ नहीं होनी चाहिए कि उसने हथियार बनाया तो दूसरा उससे ज़्यादा बनाएगा। स्टार्टिंग इन द 1960, और ये 1960 में स्टार्ट हुआ। द टू साइड साइन 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 3 एग्रीमेंट साइन किए जिनको कहा जाता है दीज वर द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ये हम अपने सेकेंड बुक में भी थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी जिसको कहा जाता है, एक तो जो परमाणु अप्रसार संधि है, दूसरी इसमें है हमारे न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशंस ट्रीटी, जिसमें ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी जो परमाणु हथियार जो होते हैं उनको रोकने के लिए जो एक ट्रीटी बनाई गई थी, इसको परमाणु प्रेक्षपात्र परिसीमन संधि कहा जाता है। उसके बाद एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, और जो मिसाइल के ऊपर जो ट्रीटी है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, इसको परमाणु प्रेक्षपात्र परिसीमन संधि कहा जाता है। और जो इससे ऊपर वाली है उसको कहा जाता है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि परमाणु के परीक्षण पे बैन होना चाहिए। तो ये 3 एग्रीमेंट उस टाइम साइन किए गए। टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि परमाणु हथियार की जो टेस्ट किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, उस पर बैन होना चाहिए। न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी, यानी कि जो परमाणु अप्रसार संधि है उसके ऊपर बैन होना चाहिए। एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, और जो परमाणु परीक्षेपास्त्र होती है यानी जो मिसाइल्स होती हैं उनके ऊपर जो बैन होना चाहिए, इस तरह की जो ट्रीटी वो है बनाई गई। देयर आफ्टर द सुपर पावर्स हेल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स एंड साइन सेवरल मोर ट्रीटीज़ टू लिमिट देयर आर्म्स। और इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत सारी इनमें आपस में डिस्कशन हुआ, बहुत सारी बातचीत हुई, वार्ताएं हुई कि किस तरीके से हथियारों के ऊपर अंकुश रखा जा सकता है। तो हमारा जो ये टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आप अपनी बुक जो है वो साथ में रखनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं कि जो कोल्ड वॉर है उसका क्या दायरा था, क्या क्षेत्र था। तो आपको कि दायरा जो है वो काफ़ी हद तक टकराव की स्थिति का था, लेकिन वर्ल्ड जो है वो तीसरे युद्ध से बचा रहा, और एक टाइम पर दोनों देशों को ये समझ आ गया कि कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है, कोई जानबूझकर भी ऐसा कर सकता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए किस तरीके से आर्म्स कंट्रोल किया जाए, यानी कि हथियारों पर थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाए ताकि होड़ जो है ये ख़त्म हो। तो इस तरीके का दोनों देशों ने जब ऐसा सोचा तो डिस्कशन हुआ बहुत सारा, और ये 3 जो एग्रीमेंट है ये साइन हुए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा कि चैलेंज टू बायपोलरिटी, यानी जो बायपोलरिटी होती है, जो बायपोलरिटी क्या होती है, जैसे जो 2 ध्रुव जो बन गए थे, 2 ध्रुवीयता बोलते हैं इसको हिंदी में, कि जो 2 पोल मीन्स क्या होता है, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप। इस तरीके से बायपोलरिटी क्या होती है कि जो 2 ग्रुप जो बन गए थे, 2 ब्लॉक्स बन गए थे, उनके सामने चैलेंज क्या रहा। मतलब क्योंकि एक टाइम पे तो देखो ख़त्म हो गई है, जो बायपोलरिटी है वो ख़त्म हो चुकी है आज के टाइम में। तो चैलेंज किसने उनको सबसे पहले दिया, जिसमें गुट निरपेक्षता को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, NAM को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।